पिछले लेक्चर में हमने विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र निकाला था। इस लेक्चर में हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो निरक्षीय स्थिति में हम अक्ष के माइनस क्यू और प्लस क्यू को मिलाने वाली जो रेखा है वो अक्ष है, और उसके परपेंडिकुलर उससे 90 अंश का कोण बनाती हुई उसके बीचों बीच से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे, और वही उस रेखा पर कोई भी बिंदु होगा उसे हम निरक्षीय स्थिति कहेंगे। ध्यान से सुनिए कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है हमारे पास माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से बना हुआ, उसके बीचों बीच का बिंदु है, उसको हम ओरिजिन मानेंगे। उस ओरिजिन से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे, तो हमें उस रेखा पर जो भी बिंदु होंगे वो निरक्षीय स्थिति पर होंगे, और उन बिंदुओं पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। जैसे यहाँ पर एक निरक्षीय स्थिति है जिस पर बिंदु P है, और P बिंदु पर हम कोई बिंदु एक P मान लेंगे, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। अब वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है? 1/4πε0 Q/r²। तो हमें दूरी की आवश्यकता होती है और आवेश की मात्रा की। तो आवेश की मात्रा हमें पता है, और आवेश कितनी दूर है ये हमें पता करना है। तो आवेश P बिंदु से माइनस क्यू कितनी दूर है और P बिंदु से प्लस क्यू कितनी दूर है। तो P बिंदु से जो माइनस क्यू की स्थिति है वो A पर है, तो AP हो जाएगी दूरी, और P बिंदु से प्लस क्यू जो आवेश है उसकी दूरी हो जाएगी PB, क्योंकि जो प्लस क्यू आवेश है वो बिंदु P पर रखा हुआ है। तो PB और PA, और दोनों दूरियां जो हैं समान होंगी, क्योंकि ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसे हम कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो AP बराबर BP। तो इसका मान यहाँ पर है कि r² + d² का अंडर रूट। अभी r² + d² का अंडर रूट कहाँ से आया है? ये आया है, ये यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रहा है। तो ये वाला जो P, ये यहाँ से और यहाँ से और यहाँ, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है, और इसका कोण जो है थीटा दिया गया है। तो इसको हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, या बोधायन प्रमेय जिसे हम कहते हैं, उसका प्रयोग करके हम निकालेंगे। तो जो ये दूरी होगी, जो कर्ण होता है, कर्ण का मान होता है लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ आधार क्या है? आधार का मान है D, तो D का स्क्वायर, और ये जो लंब है उसका मान है स्मॉल r, ये दिया हुआ है। तो लंब का मान है स्मॉल r और आधार का मान है D। तो r² + d² बराबर AP²। r² + d² बराबर AP²। तो इसको हम लिख सकते हैं AP² बराबर r² + d²। अब हम जब AP का मान निकालेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा, यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, और r² + d²। तो ये आ गया मान। ऐसे ही हम BP का मान निकालेंगे, और AP और BP बराबर है, तो हम इसको बराबर BP भी लिख सकते हैं, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं कि जो माइनस क्यू के आवेश के कारण जो P पर वैद्युत क्षेत्र है उसका मान क्या होगा? 1/4πε0 Q/AP², क्योंकि AP² होगा A से P के बीच की दूरी। तो इसका मान हम निकालेंगे 1/4πε0। AP का हम मान रख देंगे, तो r² + d² AP² का मान रखेंगे, तो AP² का मान ये है। तो ये मान हम रखेंगे, तो r² + d² आ जाएगा। और इसकी दिशा क्या होगी? P से A की दिशा में, मतलब माइनस क्यू की ओर होगा। जो वैद्युत क्षेत्र ऋणात्मक आवेश का वैद्युत क्षेत्र होता है वो ऋणात्मक आवेश की ओर होता है। अब P बिंदु पर हम प्लस क्यू आवेश के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसका मान क्या होगा? 1/4πε0 Q/BP², क्योंकि जो दूरी है प्लस क्यू की वो BP है,
और बी पी स्क्वायर का मान क्या होगा, वही मान होगा जो ए पी स्क्वायर का होगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, उसको हम रख देंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा गलत लिख दिया गया है, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये होगा बी पी की दिशा में, बी से पी की दिशा में, मतलब दूर जाता हुआ। धनात्मक आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो धनात्मक आवेश से दूर जाता हुआ होता है, उसकी दिशा धनात्मक आवेश से दूर की ओर होती है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा E1 की दिशा कहाँ है, इसको हम दूसरे चित्र में बनाकर दिखाते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर E1 की दिशा इधर की ओर है, ये वाली दिशा, और E2 की दिशा ये है, और E1 और E2 का जो परिमाण है वो बराबर है, वो हम देख चुके हैं। यहाँ E1 और E2 का परिमाण बराबर है, इसमें देख लीजिए, मतलब उनका जो मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये दोनों हैं, E1 बराबर E2 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तो हम ये है P बिंदु है। अब P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो E1 को हम तोड़ देंगे इस दिशा में और इस दिशा में, वैसे ही E2 को भी इस दिशा में और इस दिशा में हम तोड़ेंगे। तो इस दिशा में हमें जो मिलेगा और इस दिशा में मिलेगा वो क्या होगा, E2 साइन थीटा, ये वाला मिलेगा। E2 को तोड़ेंगे तो E2 साइन थीटा, और ये वाला जो होगा ये होगा E1 साइन थीटा। अब ये कैसे आता है, इसके लिए अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मैं भी बताऊंगा कि ये आता कैसे है। असल में ये वेक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है उसको प्रयोग करके आता है। तो E2 हो जाएगा E2 cos थीटा, इधर की ओर होगा E2 cos थीटा क्योंकि कोण इधर से बन रहा है, तो E2 cos थीटा, और E1 का भी E1 cos थीटा, ये भी इधर ही होगा। तो हम देख सकते हैं कि E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा दोनों विपरीत दिशा में हैं, और दोनों E1 और E2 बराबर हैं, तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेंगे ये और ये। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। असल में होता क्या है कि मान लीजिए ये x है और ये है y, और ये कोई वेक्टर ए है, और इससे कोण ये थीटा बन रहा है। तो जो इस दिशा में इसका कंपोनेंट आता है वो आता है a cos थीटा, और जो इस दिशा में कंपोनेंट आता है वो आता है a sin थीटा। ठीक है, तो उसी के आधार पर हमने ये लिखा हुआ है। तो E2 cos थीटा और E1 cos थीटा जुड़ जाएंगे। परिणामी जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दिशा होगी ये वाली, जो ये वाली दिशा है ये वाली होगी। वेक्टर ई जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा ये वाली होगी, और उसका मान होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। वही हम देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि E1 और E2 बराबर हैं तो जो उनका साइन कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2E1 cos थीटा, क्योंकि E2 का मान E1 रख देंगे तो 2E2 E1 cos थीटा आ जाएगा, या 2E2 cos थीटा कुछ भी लिख सकते हैं। अब ट्रायंगल AOP, ये AOP कौन सा ट्रायंगल है, जो A बिंदु था वो -Q का था और O था ओरिजिन, यहाँ पर -Q था A बिंदु, और जो P है वहाँ पर हम निकाल रहे हैं। तो ट्रायंगल AOP में जो है थीटा ये है, ये वाला कोण है थीटा। तो AOP में cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान हमने देखा था, आधार का मान होता है वहाँ पर था, इससे इसके बीच की दूरी d है, और ये वाली दूरी हमने निकाली थी AP की मान निकाला था r² प्लस d² का अंडर रूट। तो इसका मान हम यहाँ रख देंगे, तो cos थीटा बराबर आ जाएगा d/r² प्लस d², आधार बटे कर्ण। तो इससे हम
cos थीटा का मान यहाँ पर अब रख देंगे ऊपर वाले फार्मूले में, तो हमें मिल जाएगा 2 E1 का मान रखेंगे और cos थीटा का मान। E1 होता है 1/4π Q अपान R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और cos थीटा का मान है D अपान R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 2Q और D, 2QD यहाँ लिख दिया गया है देखिए, और इधर लिख दिया गया है 1/4π वो तो है ही, और R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट का मतलब होता है उसकी घात आधी है, घात 1/2 है, पावर 1/2 है, तो पावर जुड़ जाती है, तो इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है हाफ, इसकी पावर हाफ है। तो 1 में हाफ जोड़ेंगे, 1 में आधा जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 3/2। तो वहीं यह लिखा गया है पावर जो है R प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्या हो गया है R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2, तो पावर 3/2 हो गया, क्योंकि पावर जुड़ जाती है, पावर जो है वो जुड़ जाती है। अब जैसे पिछली बार हमने देखा था अच्छी स्थिति में जो D होता है वो बहुत छोटा होता है R से, तो यहाँ भी D बहुत छोटा है R से, तो D स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है, मतलब D स्क्वायर को हम छोड़ सकते हैं, D स्क्वायर बहुत छोटा होगा तो D स्क्वायर को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा R स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो R स्क्वायर टू द पावर 3/2 मिलेगा, तो उसको हम क्या करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर जो R स्क्वायर टू द पावर 3/2 तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा घातों का गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणे 3/2, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 3 बचा, तो R की घात 3 बची, तो R क्यूब, तो यहाँ पर R क्यूब बचा हुआ है, तो 1/4π P, ये P क्या है 2QD को P पर कहते हैं, ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो P/R क्यूब। तो इस तरीके से परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव की अक्ष के समांतर धनावेश से ऋणावेश की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर है, मतलब धनावेश क्या था दाहिनी तरफ था और ऋणावेश बाईं तरफ, तो दाहिने से बाईं तरफ है, और हम जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होता है। तो इस तरह जो विद्युत क्षेत्र है वो P के विपरीत है निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में है। सदिश रूप में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर वेक्टर E होगा, E को आप वेक्टर मानिए और P को भी यहाँ वेक्टर मानिए, तो वेक्टर E बराबर -1/4π P/R क्यूब। जो अच्छी स्थिति में हमने देखा था वहाँ पर यह माइनस नहीं था, वहाँ पर प्लस था, तो ये आप देख सकते हैं, और वहाँ पर 2P था, वहाँ पर ध्यान दीजिए 2P था, P नहीं था। तो जो निरक्षीय स्थिति में मान होता है वो ऋणात्मक होता है, और जो अच्छी स्थिति से आधा होता है, मतलब समान दूरी पर अगर हम निकालें, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लें और उससे किसी एक दूरी पर, एक दूरी हम मान लेते हैं 1 मीटर, तो 1 मीटर दूरी पर निकालेंगे अच्छी स्थिति में मान, तो उसका जो मान आएगा वो निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे मान कोई, तो उससे क्या होगा 2 गुना ज़्यादा होगा और धनात्मक होगा, वो वाला धनात्मक होगा और वो वाला निरक्षीय स्थिति में ऋणात्मक होगा, और आधा होगा अच्छी स्थिति से। रहने दीजिए, अगर नहीं समझ में आया है तो ये बात ना आई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप निकाल के देख सकते हैं। तो अच्छी और निरक्षीय स्थिति को पढ़कर हम क्या समझ सकते हैं कि जो हम क्या कह सकते हैं, क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के क्यूब के अनुक्रम अनुपाती होता है, दूरी के धन के अनुक्रम अनुपाती होता है, R क्यूब दूरी के धन के अनुक्रम अनुपाती, और जो बिंदुवत आवेश के लिए क्या था वर्ग के अनुक्रम अनुपाती था। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आवेश पर Q पर निर्भर न करके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
पी पर निर्भर करती है, क्यू पर नहीं निर्भर करती है, पी पर निर्भर करती है। जहाँ पी क्या है, 2QD किसी द्विध्रुव के केंद्र O से समान दूरी r पर स्थित अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय बिंदु की तुलना में दोगुनी होती है। अर्थात EH जो है वो टू निरक्षीय, यही अभी हमने बताया था कि जो अक्ष पर मान होता है उसका परिमाण जो है 2 गुना ज़्यादा होता है निरक्षीय स्थिति से। जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P के अनुदिश तथा निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P के विपरीत होती है। अक्ष पर P की दिशा में होगी और निरक्ष पर P के विपरीत दिशा में। अर्थात E अक्ष एवं E निरक्ष परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं।